हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा क्या है, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में किस किस के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, उसके बेसिक लॉस के बारे में पढ़ाया। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे। तो थर्मल रेडिएशन होता क्या है? थर्मल रेडिएशन होता है जब हमारी, देखो, सन से कोई भी रेज आती है, ठीक है, और जब वो किसी मीडियम में पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सन से यहाँ तक आने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आ जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, ठीक है, सपोज आप दो दोस्त हैं, ठीक है, ये दो दोस्त हैं, ठीक है, ओके, ये दो दोस्त हैं। आप सभी क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, ठीक है, क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। इसने यहाँ से एक बॉल फेंकी और इसको पकड़ा दी। देखो, लग तो ऐसा रहा है कि सर पे मार रहा है, बट सर पे नहीं मार रही, ठीक है, ऐसा मत समझना। इसने कैच करी, इसने यहाँ से फेंक दी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें किसी थर्ड आदमी की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ऐसे हमारा थर्मल रेडिएशन भी होता है। जब सन से रेज आती है तो हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी बॉल फेंकने के लिए, बट ये रेडिएशन नहीं है, ये हम फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे सन से जब रेज आती हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, सन से रेज आती है, ठीक है, सन से रेस आती है अर्थ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ पे हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे कहते हैं हम थर्मल रेडिएशन। तो आप सिंपली समझ सकते हैं थर्मल रेडिएशन है क्या। अब सर, ये थर्मल रेडिएशन आता कैसे है? ठीक है, अगर सपोज किसी भी बॉडी में थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है ड्यू टू सम रीज़न, तो वहाँ से क्या होती है, हमारी थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करती है। जो थर्मल एनर्जी है, जब वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की फॉर्म में हमारी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो या हीट ट्रांसफ़र हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना कि ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज हो रही है, तभी तो वो किसी बिना मीडियम के हमारे क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। बाकी बात में करेंगे। एनी मैटर हैविंग टेम्परेचर हायर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब सपोज कोई भी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, अगर उसके ऊपर अगर वो टेम्परेचर बढ़े तो वहाँ से क्या होता है, हमारे थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, और वहीं से हमारा क्या होता है, रेडिएशन भी जनरेट होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सब लोग, दिस इज द एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर, ये वाली पावर नहीं, एमिसिव पावर, ठीक है। एमिसिव पावर, हर किसी के पास पावर होती है, तो यहाँ पे भी हमारी क्या है, एमिसिव पावर, ठीक है। अब एमिसिव पावर की बात करेंगे तो सर, एमिसिव जो वर्ड है उससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी है, वहां से क्या हो रहा है, कुछ रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है। एमिट मीन्स निकल रही है, लीव कर रही हैं, ठीक है। तो वहां से एमिसिव को मतलब आप समझ सकते हैं, और उन रेडिएशन को लीव करने के मेजर को हम एमिसिव पावर बोलते हैं, कि कितनी रेडिएशन लीव कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है। सपोज सर, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, और हम थोड़ा छोटा सा यूनिट एरिया लेते हैं, DA, ठीक है, और DT टाइम लेते हैं, हम बहुत स्मॉल टाइम लेते हैं। तो इस DT टाइम पे इस सरफेस से कितनी रेडिएशन, इस यूनिट एरिया से कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, वो उस मेजर को हम क्या कहते हैं, एमिसिव पावर, ओके। ये वाली पावर नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम यूनिट। तो यूनिट क्या है, देखो सर, जो हम मेजर कर रहे हैं, अब थर्मल रेडिएशन क्या है हमारा, जूल्स में, रेट हीट की बात कर रहे हैं वहां पे, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो ठीक है, हम इस तरीके से यूनिट भी बना सकते हैं, और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट, ठीक है। ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको हम वॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट आएगा, चाहे इसमें आ सकता है चाहे इसमें आ सकता है, ये हमारा एमिसिव पावर आ गया।
अब सर हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ। हर किसी में लॉ के बारे में बताया, कंडक्शन में आपको बताया फोरियर लॉ, यहाँ पे हम, और कन्वेक्शन में आपको बताया था, क्या बताया था आप सभी याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब सर यहाँ वहाँ पे हम सब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे थे, बट यहाँ पे हम करेंगे एमिसिव पावर को प्रोपोर्शनल, ठीक है। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर अगर हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं या इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी हमारी हीट, मतलब थर्मल रेडिएशन जनरेट होंगे, हीट बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, टू द पावर 4, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जब भी हम ये चीज़ हटाएंगे यहाँ से, ये जो बीच में आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है हमारी 5.67 10 to the power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो सर हम इसकी सर यूनिट कैसे निकालें? सिंपल है, ई को ऊपर रखो, टी टू द पावर 4 को नीचे ले जाओ, ये क्या है हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू ये हमारा क्या केल्विन की पावर 4, दिस इज हमारी यूनिट, ठीक है। अब ये हमारी यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं शॉर्टकट में कि सर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, 1 मार्क्स में, ठीक है। अब जो ये लॉ है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये हमारा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को भी डिनोट करता है, ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि यहाँ पे एमिसिविटी नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे एमिसिविटी नहीं है, तो हम रियल बॉडी के लिए भी एमिसिव पावर निकालेंगे, ठीक है। तब जब रियल बॉडी होती है तो वहाँ पे जो एमिसिव पावर होती है उसमें हमारा एक टर्म आ जाती है एमिसिविटी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी में यही टर्म एमिसिविटी 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो बस ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जो एमिसिविटी है अगर हम डायरेक्टली समझे तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये रियल बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, तो दोनों का अगर रेशियो निकाले जाए, ये टर्म कट जाएंगी तो बच जाएगी हमारी एमिसिविटी, बहुत सिंपल है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। एमिसिविटी हम कैसे निकालेंगे? इसकी यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट कैसे निकालते हैं वो आप सब देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है हमारा? रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर हमारा क्या है? जो एमिसिव पावर हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, इनटू सरफेस एरिया, जहाँ से हमारी क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल रही है। सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इस सरफेस एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ से हमारी क्या होगी? थर्मल रेडिएशन बाहर निकल रही है, ठीक है। वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या? एमिसिव पावर इनटू एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया। किस में? थर्मल रेडिएशन में। अगर आपको एक लाइफ एग्जांपल दूं तो ये लकड़ी है, ठीक है, इसमें हमने आग लगाई और यहाँ पे हमारा हाथ है, सॉरी थोड़ा डायग्राम अलग है, मतलब थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, ये भी आग लग रही है, ये भी आग लग रही है, बट ये आग नहीं है, ठीक है, ये हाथ है, हैंड, ठीक है। यहाँ से क्या होगी? हमारी रेडिएशंस आएंगी, हमें क्या होगा? गर्म फील होगा, नो मीडियम टू ट्रैवल, सिंपल, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है? थर्मल रेडिएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे। अगर हमारा आगे नेक्स्ट यूनिट अगर नेक्स्ट लेंगे हम, तो उसमें क्या हमारा हीट एक्सचेंजर आता है, तो उसमें हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पाइप की बात करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
टिल देन बाय, enjoy. Thank you very much.